क्रेमलिन के शस्त्रागार में सबसे क्रूर आदिम और प्रभावी हथियार कोई मिसाइल या टैंक नहीं था। यह सर्दी ही थी जिसे पुतिन ने आतंक के एक आधुनिक हथियार में बदल दिया था। यूक्रेन को जमा देने, सभ्यता की रोशनी बुझाने, उसे अंधकार में डुबो देने और अंततः उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने की रणनीति पुतिन के अछूत अहंकार और नैतिक दिवालियापन का शुद्धतम प्रतिबिंब थी। युद्ध की शुरुआत से ही इस रणनीति को निर्मम सटीकता के साथ लागू किया गया है। 2024 के मध्य तक यूक्रेन अपनी युद्ध पूर्व बिजली उत्पादन क्षमता का 1/3 हिस्सा खो चुका था। इस क्षेत्र को 16 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ, जबकि पुनर्निर्माण की लागत लगभग 68 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में यह अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। 3 अक्टूबर को रूस ने खार्किव और पोल्टावा स्थित प्रतिष्ठानों पर 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागीं। इन हमलों के कारण सुमी और चेरनिहिव क्षेत्रों में हजारों लोग बिजली के बिना रह गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने चिरपरिचित ठंडे और उपेक्षापूर्ण लहजे में घोषणा की कि सभी सैन्य ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया है। यह क्रेमलिन की दंड मुक्ति की धारणा का नवीनतम और सबसे बेशर्म प्रकटीकरण था। उनके अनुसार रूसी मातृभूमि एक पूरी तरह से अलग-थलग अछूता किला था, जो इस बर्बरता के परिणामों से अछूता था। लेकिन वे गलत थे। 5 अक्टूबर की रात को युद्ध का रुख पलट गया। यूक्रेन ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। 250 से ज्यादा ड्रोन और अनगिनत मिसाइलों ने रूस के 7 से ज्यादा क्षेत्रों, खासकर बेलगोरोड और ब्रांस्क पर हमला किया। इनके निशाने पर ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे थे। ब्रांस्क क्षेत्र के क्लिंटसी शहर में एक ताप विद्युत संयंत्र के 110 किलोवोल्ट के ट्रांसफार्मरों पर मिसाइल या कैमिकेज यूएवी से हमला किया गया, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह यूक्रेन का हैररी ही। इस हमले के कारण भीषण आग लग गई। रूसी टेलीग्राम चैनलों पर प्रसारित फुटेज में सुविधा का एक हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाया गया। पड़ोसी बेलगोरोड ओब्लास्ट में स्थिति और भी भयावह थी। मिसाइलों और यूएवी के निशाने पर 60 मेगावाट का लूच थर्मल पावर प्लांट था, जो बेलगोरोड ओब्लास्ट का ऊर्जा केंद्र है और शहर की 36.3% तापन आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही इससे जुड़ा महत्वपूर्ण विद्युत ट्रांसफार्मर केंद्र भी था। हमले के समय के वीडियो और उनकी भौगोलिक स्थिति की पहचान की गई है, जिनसे पता चलता है कि कम से कम 5 अलग-अलग सटीक निर्देशित हथियारों ने इस संयंत्र को निशाना बनाया था। इन हमलों से क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। अकेले बेलगोरोद में ही 40,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह गए। कुल 24 बस्तियां अंधेरे में डूब गईं और पानी की कमी हो गई। 10 लाख से ज्यादा रूसी इस अफरा तफरी में फंस गए। इसके अलावा ये सुविधाएं बेतरतीब ढंग से चुने गए लक्ष्य नहीं थे। यह यूक्रेन की खुफिया और सैन्य योजना क्षमताओं का प्रदर्शन था। बेलगोरोड थर्मल पावर प्लांट पश्चिमी तकनीक पर आधारित एक सुविधा के रूप में जाना जाता है। 2007 में जनरल इलेक्ट्रिक टर्बाइनों के साथ इसका आधुनिकीकरण किया गया। इस आधुनिकीकरण से संयंत्र की क्षमता और दक्षता में वृद्धि हुई। लूच ट्रांसफार्मर स्टेशन शहर के घरों और व्यवसायों को ऊर्जा वितरित करने के अलावा बेलगोरोड में सैन्य ठिकानों, आपूर्ति लाइनों और रसद केंद्रों को भी बिजली प्रदान करता था। दोनों ठिकानों पर एक साथ हमला करना एक परिष्कृत रणनीतिक योजना का नतीजा था, जिसका उद्देश्य न केवल बत्तियां बुझाना था, बल्कि शहर को पूरी तरह से ध्वस्त करना भी था। सैन्य लाइन और रसद दोनों एक साथ। बेलगोरोड कई सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़ा है, जो यूक्रेन के खार्किव मोर्चे को गोला बारूद कर्मी और सामग्री की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा ब्रांस्क लाइन दक्षिण तक फैली रेलवे और सड़कों के जरिए महत्वपूर्ण गोला बारूद और आपूर्ति कनेक्शन प्रदान करती है। यह हमला सिर्फ एक तकनीकी व्यवधान से कहीं ज्यादा था। यह रूस की सैन्य ऊर्जा रीढ़ प्रणाली पर सीधा निशाना था। हमले के तुरंत बाद स्थानीय टेलीग्राम चैनलों पर नागरिक वीडियो की बाढ़ आ गई, जिनमें विस्फोटों के क्षण और आसमान को रोशन करते आग के गोले दिखाई दे रहे थे। यह एक कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाई थी, जिसे दुष्प्रचार नियंत्रित नहीं कर सका। स्वतंत्र ओएसएंट विश्लेषकों ने इन लीक हुए नागरिक वीडियो का तुरंत भौगोलिक पता लगाया और पुष्टि की कि हमलों का सीधा निशाना लूच सबस्टेशन के महत्वपूर्ण ट्रांसफार्मर और थर्मल पावर प्लांट की गैस टर्बाइन इकाइयों वाली इमारत की नींव थी। नासा के फर्म्स उपग्रह प्रणाली से प्राप्त तापीय आंकड़ों से इन क्षेत्रों में घंटों तक तीव्र ताप विसंगतियां दिखाई दीं, जो वैज्ञानिक रूप से नागरिक आंकड़ों की पुष्टि करती हैं। समीकरण अब सरल था और पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट था। यूक्रेन पर रूस द्वारा थोपी गई हर अंधेरी रात अब उसके अपने शहरों में लौट आएगी। एक ही सटीक प्रहार से बेलगोरोड का दशकों पुराना सुचारू रूप से काम कर रहा पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया।
वह सिस्टम जो 5-0 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाता था और शहर की सभ्यता को जिंदा रखता था, कुछ ही सेकंड में बंद हो गया। सड़कें तुरंत पूरी तरह से अफरा तफरी में डूब गईं। लूच ट्रांसफार्मर स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट का मुख्य भाग विस्फोट से ध्वस्त हो गया। यह एक सच्चाई थी कि युद्ध अब सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर ही नहीं बल्कि रूस के अपने घर में भी लड़ा जा रहा था। एक आम नागरिक की रसोई में, उसके बच्चे के कमरे में और उस गली में जहां से वह रोज काम पर जाता था। डोमिनोज प्रभाव तुरंत और बेरहमी से शुरू हुआ। ट्रैफिक लाइटें बुझ गईं, शहर की मुख्य सड़कें मिनटों में एक विशाल पार्किंग स्थल में बदल गईं और हॉर्न की आवाज़ सायरन की आवाज़ में मिल गई। सैकड़ों लोग ऊंची ऊंची अपार्टमेंट इमारतों की लिफ्टों में धातु के ताबूतों के अंदर फंस गए। पानी के पंप बंद हो गए, नलों से पानी आना पहले कम हुआ, फिर पूरी तरह से बंद हो गया। इंटरनेट और मोबाइल संचार का बुनियादी ढांचा बंद हो गया और शहर अचानक आधुनिक दुनिया और सूचना के प्रवाह से कट गया। दुकानों ने या तो अपने शटर बंद कर दिए या केवल नकद में ही सामान बेच पा रहे थे क्योंकि क्रेडिट कार्ड सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। यह सिर्फ बिजली गुल होने की बात नहीं थी, यह एक आधुनिक शहर के पूरे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का बिखराव था। कुछ ही सेकंड में शहर का पूरा तंत्रिका तंत्र तहस नहस हो गया। अस्पतालों और पुलिस थानों को आपातकालीन जनरेटरों पर स्विच करना पड़ा। हालांकि ये जनरेटर कितने समय तक चलेंगे और ईंधन कहां से आएगा, यह पूरी तरह से एक रहस्य था। इसके अलावा इस हमले से ठीक एक हफ्ते पहले बेलगोरोड में भी यही हुआ था। रूसी प्रचार अपने नियंत्रण वाले सरकारी टेलीविजन चैनल के जरिए इसे एक आतंकवादी घटना, एक विसंगति के रूप में प्रस्तुत कर सकता था। हालांकि 5 अक्टूबर को रूस द्वारा यूक्रेन पर फिर से बमबारी करने के कुछ ही घंटों बाद हुए दूसरे समान सम्मित हमले ने सब कुछ बदल दिया। लूच ट्रांसफार्मर स्टेशन पर एक बार फिर हमला हुआ और मरम्मत के प्रयास शुरू होने से पहले ही विफल हो गए, जिससे शहर फिर से घने अंधेरे में डूब गया। इस दूसरे हमले ने बेलगोरोड के लोगों को यह साबित कर दिया कि अब जवाबी कार्रवाई की संभावना नहीं बल्कि निश्चितता है। युद्ध उनके दरवाजे तक आ पहुंचा था, उनकी अपनी सरकार के हर आक्रामक कदम की अपरिहार्य कीमत के रूप में। किसी आकस्मिक आतंकवादी कार्रवाई के डर की जगह एक अपरिहार्य परिणाम की आशंका ने ले ली, एक गणितीय निश्चितता। अफरा तफरी और अनिश्चितता के बीच क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव कैमरों के सामने आए। उनका थका हुआ और चिंतित चेहरा इस बात की पुष्टि कर रहा था कि बिजली की भारी कटौती हुई है। लेकिन असली कबूलनामा, वह चौंकाने वाला कबूलनामा जिसने क्रेमलिन की सारी प्रचार दीवारें तोड़ दीं, उसके बाद आए वाक्य में छिपा था। गवर्नर ने जनता को आगाह किया कि बिजली गुल होने के कारण मिसाइल खतरे की चेतावनी देने वाली प्रणालियों में खराबी आ सकती है। यह कोई तकनीकी खराबी की साधारण घोषणा नहीं थी, यह क्रेमलिन के सर्वोच्च स्तर की ओर से अपनी लाचारी स्वीकारोक्ति थी। राज्य न केवल अपने नागरिकों को अपने ही कार्यों के प्रत्यक्ष परिणामों से बचाने में विफल रहा, बल्कि उन्हें अगले आसन्न खतरे के बारे में भी आगाह नहीं कर सका। यही वह क्षण था जब व्लादिमीर पुतिन का रूसी जनता के साथ निहित सामाजिक अनुबंध लाखों लोगों की आंखों के सामने ध्वस्त हो गया। यह अनुबंध एक साधारण समीकरण पर आधारित था। मुझे राजनीतिक निष्ठा और आज्ञाकारिता दो और मैं तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करूंगा। 28 सितंबर और 5 अक्टूबर की रातों को इस समीकरण के दोनों पक्ष ध्वस्त हो गए। स्थिरता की जगह अप्रत्याशित अराजकता ने ले ली थी। सुरक्षा एक कड़वे झूठ में बदल गई थी। उस रात बेलगोरोड में स्थिरता खत्म हो गई थी। पुतिन का सुरक्षा का वादा लूच ट्रांसफार्मर स्टेशन से उठती आग की लपटों में राख हो गया। बिन्मी को पी थी। यह न केवल सुकून का नुकसान था, बल्कि क्रेमलिन पर नियंत्रण का भी नुकसान था। सरकारी प्रचार तंत्र स्थानीय टेलीग्राम चैनलों के जरिए फैल रही दहशत, गुस्से और लाचारी की लहर को रोकने में नाकाम रहा। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध में हार थी। क्या रूस इन हमलों को रोक सकता है? इसका संक्षिप्त उत्तर वही है जिसे सुनने से मास्को सबसे ज्यादा डरता है। नहीं, कम से कम भारी कीमत चुकाए बिना और दर्दनाक रियायतें दिए बिना तो नहीं। इसका विस्तृत उत्तर पुतिन की युद्ध मशीन के सामने मौजूद रणनीतिक गतिरोध को उजागर करता है, जहां हर विकल्प दूसरे से भी बदतर है। यूक्रेन ने इन हमलों से न सिर्फ रूसी धरती पर युद्ध ला दिया है, बल्कि उसने रूस की सबसे बड़ी ताकत, उसके विशाल भूगोल को भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि रूस कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह है कि वह अपनी शक्ति को एक साथ कितनी अलग अलग जगहों पर फैला सकता है। आइए क्रेमलिन के सामने आने वाले संभावित कदमों पर गौर करें और जानें कि हर एक कदम एक जाल क्यों है।
कागजों पर ऐसा लगता है कि रूस के पास इन हमलों को रोकने के लिए सैन्य विकल्प मौजूद हैं। हालांकि हर विकल्प में किसी न किसी मोर्चे पर घातक कमजोरी पैदा करने का जोखिम है। सबसे तार्किक पहला कदम यूक्रेनी मोर्चे पर क्रीमिया में या मॉस्को के आसपास तैनात उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों जैसे S-400, S-300 और पैंटिर S-1 को हटाना और उन्हें सीमा से सटे शहरों जैसे बेलगोरोड, ब्रांस्क और कुर्स्क और साथ ही अंदरूनी इलाकों में रणनीतिक रिफाइनरियों की सुरक्षा के लिए फिर से तैनात करना होगा। क्रेमलिन के लिए ये एक पूरी तरह से दुविधा वाली स्थिति है। जब आप अपने पैर ढकने की कोशिश करते हैं तो आपकी छाती खुल जाती है। जब आप अपनी छाती ढकने की कोशिश करते हैं तो आपके पैर खुल जाते हैं। अग्रिम पंक्ति से हटाई गई हर पैंट्सर बैटरी का मतलब है एक रूसी कमांड सेंटर, गोला बारूद डिपो या सैन्य जमावड़ा क्षेत्र जो यूक्रेन की हाइमार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के लिए असुरक्षित है। क्रीमिया से हटाई गई हर S-400 काला सागर बेड़े या कर्च ब्रिज को यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइलों के लिए और भी ज्यादा असुरक्षित बना देती है। पुतिन को अपने ही शहरों में ट्रांसफॉर्मर्स की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में अपने सैनिकों की बलि देने के भयावह विकल्प का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रूस का भूगोल इतना विशाल है कि अगर आप कुछ शहरों की सुरक्षा भी कर लें तो यूक्रेन अपना अगला हमला सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अन्य असुरक्षित जगह पर कर देगा। यह एक ऐसा खेल है जिसे जीतना नामुमकिन है। एक और कदम ये हो सकता है कि रूसी खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन जगहों की पहचान की जाए जहां से यूक्रेन UAV और मिसाइलें दागता है और हमला करने से पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया जाए। हालांकि सैद्धांतिक रूप से यह सबसे प्रभावी समाधान है, लेकिन व्यवहार में यह लगभग असंभव है। यूक्रेन ऐसे अभियान स्थायी ठिकानों से नहीं बल्कि अत्यधिक गतिशील और छद्म इकाइयों के साथ संचालित करता है। हाइमार्स की एक बैटरी जंगल के अंदर से अपनी मिसाइलें दाग सकती है और कुछ ही मिनटों में अपनी जगह बदल सकती है। UAV को नागरिक पिकअप ट्रकों के बेड से भी लॉन्च किया जा सकता है। युद्ध के दौरान रूस की कमजोर खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता और तुरंत लक्ष्य नष्ट करने की क्षमता ऐसे गतिशील लक्ष्यों को खोजने और नष्ट करने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। क्रेमलिन इस भूतिया खोज में हाइपरसोनिक मिसाइलों पर लाखों डॉलर बर्बाद करने का जोखिम उठा रहा है। एक अन्य उपाय UAV के GPS सिग्नल और कमांड लिंक को जाम करने के लिए शहरों और सुविधाओं के आसपास अधिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां तैनात करना है। यह तरीका उन ड्रोनों के विरुद्ध केवल आंशिक रूप से ही प्रभावी है जो पूरी तरह से साधारण व्यावसायिक GPS सिस्टम पर निर्भर हैं। हालांकि यूक्रेन अब अधिक उन्नत तकनीकों से लैस ड्रोन का उपयोग करता है, जैसे कि जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम INS या EI संचालित भूभाग मिलान। ये प्रणालियां GPS जैमिंग से अप्रभावित रहती हैं। दूसरी ओर मिसाइलें इस तरह की जैमिंग के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी होती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक शक्तिशाली जैमिंग सिग्नल प्रसारित करने से न केवल दुश्मन के ड्रोन बल्कि रूस के अपने नागरिक उड्डयन संचार नेटवर्क और यहाँ तक कि सैन्य प्रणालियां भी अंधे हो सकती हैं। यह ऐसी स्थिति है जहां मारक जहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जहां सैन्य समाधान नाकाफी साबित होते हैं, वहां क्रेमलिन के रणनीतिक और राजनीतिक विकल्प भी उतने ही समस्याग्रस्त हैं। यूक्रेन की हर रिफाइनरी पर हमले का जवाब यूक्रेन की 2 या 3 और ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करके दिया जा सकता है। लक्ष्य कीव के लिए लागत इतनी बढ़ा देना है कि वह इन हमलों को जारी रखना छोड़ दे। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे रूस लंबे समय से आजमा रहा है और नाकाम रहा है। यूक्रेन ने सबसे भीषण सर्दियां भी झेली हैं, उसके लोग एकजुट हैं और उसे अपने बुनियादी ढांचे को ऐसे हमलों के लिए लचीला बनाने के लिए पश्चिम से भारी समर्थन मिला है। रूस के जवाबी हमले यूक्रेन के संकल्प को तोड़ने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी जमीन पर उसके अपने हमलों को ही वैध ठहराते हैं। कीव यह तर्क देता है, देखो, जब वे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास अपनी रक्षा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और वह भी और भी मजबूती से। यह इस बात का प्रमाण है कि पुतिन का ऊर्जा युद्ध पूरी तरह से एक उलटफेर में बदल गया है और अब हिंसा का एक निरंतर चक्र बन गया है। आइए, परमाणु हथियारों की धमकी का इस्तेमाल पश्चिमी देशों, खासकर वॉशिंगटन पर कूटनीतिक माध्यमों से दबाव डालने के लिए किया जा सकता है कि वे यूक्रेन को इन हमलों को अंजाम देने के लिए जरूरी लंबी दूरी के हथियार और खुफिया जानकारी देना बंद कर दें। युद्ध के दौरान क्रेमलिन ने यही तरीका सबसे ज्यादा अपनाया है, लेकिन इसके नतीजे बेहद कम रहे हैं। 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद पश्चिम रूस के परमाणु हमलों के प्रति काफी हद तक उदासीन हो गया है। इसके अलावा पश्चिमी नेता अब समझ गए हैं कि रूस की रणनीतिक गहराई पर हमला करने की यूक्रेन की क्षमता
न केवल यूक्रेन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि रूस को बातचीत की मेज पर लाने और युद्ध समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका भी है। इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि पश्चिम उसका समर्थन बढ़ाएगा, न कि उसे कम करेगा। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन के हमलों ने रूस में एक सामाजिक और राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। इस संकट ने एक नया आर्थिक मोर्चा भी खोल दिया है, जो क्रेमलिन के लिए टिकाऊ नहीं है। यूक्रेन के नए सिद्धांत ने रूस को सैन्य और आर्थिक रूप से शह और मात की स्थिति में डाल दिया है। रूस के विशाल भूभाग में फैले दर्जनों ताप विद्युत संयंत्रों, ट्रांसफार्मर स्टेशनों और तेल रिफाइनरियों की सुरक्षा करना लगभग असंभव कार्य था। इन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए रूस को अपनी सबसे मूल्यवान और दुर्लभ वायु रक्षा प्रणालियों, विशेष रूप से पैंट्सिर और S-400 बैटरियों को अग्रिम मोर्चे से हटाकर अंतर्देशीय क्षेत्रों में फिर से तैनात करना पड़ा। इसका मतलब था मोर्चे पर सैन्य शक्ति का कमजोर होना। इसके अलावा यह रक्षा आर्थिक रूप से एक विषम दुःस्वप्न बन गई थी। यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 35 $0 के ड्रोन के मुकाबले रूस को नासैम या पैट्रियट जैसी रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिनकी कीमत $10 लाख से भी ज्यादा थी। हर रक्षा भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन रही थी। यूक्रेन रूस को करोड़ों डॉलर का बुनियादी ढांचा नुकसान और रक्षा लागत के साथ साथ हजारों डॉलर का गोला बारूद भी दे रहा था। यह एक स्वचालित आर्थिक गला घोंटने वाला तंत्र था, जो धीरे धीरे रूसी युद्ध मशीन की नसों से खून चूस रहा था। नतीजतन पुतिन ने पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन पर लगाम लगा दी। कल रात यूक्रेन ने रूस का मुख्य फ्यूज खींच लिया। यह युद्ध के सबसे जबरदस्त पलों में से एक था। तो आप क्या सोचते हैं, रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन के जवाबी हमले युद्ध की दिशा कैसे बदलेंगे? रूस अपनी जमीन पर इस अराजकता का सामना कैसे करेगा? अपनी बहुमूल्य राय और विश्लेषण हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे स्वतंत्र विश्लेषणों का समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन चालू करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।